गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एरर्स ऑफ मेज़रमेंट। तो एरर बेटा क्या होता है? दिस इज़ द डिफरेंस इन द बेस वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज एरर ऑफ मेज़रमेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई आंसर, तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसका तुम्हें सॉल्व करना है और उसका कोई आंसर सपोज 3.2 है और तुम्हारा आंसर 3.2 ना आके कितना आ रहा है, मान लो 1.98 आ रहा है या फिर 3.4 आ रहा है या 3 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं आ रही। तो कितना डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा जो आंसर है और जो उस एक्सपेरिमेंट का आंसर आना चाहिए, तो उनका जो माइनस करके आंसर आएगा वही हमारा एरर, यानी ये हमारा फ़र्क आ गया, ये हमारा एरर आ गया, यानी ये हमारी गलती आ गई। तो उस गलती को हम क्या कह रहे हैं? एरर कह रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो इसकी डेफिनेशन तुम्हें लर्न करनी है। इट इज़ द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, यानी जो एग्जैक्ट आनी चाहिए थी, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इज़ कॉल्ड एज द एरर ऑफ मेजरमेंट। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में हम क्या बात करेंगे? फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है बेटा? The systematic error are those errors that there will be in one direction, either positive or negative। यानी सिस्टमैटिक एरर कोई भी एरर है, कैसे भी आ जाता है, कोई भी हम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जैसे उसमें कोई एरर आ गया तो वो हमारा सिस्टमैटिक एरर आ गया। तो सिस्टमैटिक एरर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, कुछ का कुछ निकल जाता है मुंह से, तो वो भी हमारा सिस्टमैटिक एरर हो जाता है। तो द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट आर टू बी इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है हमारा? कौन सा बात करना है हमें? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास क्या है? These are the errors which arise from the error due to the imperfect designing or manufacture of the measuring instrument। इसका मतलब क्या है बेटा? मान लो एक तुमने स्केल ले लिया और वो स्केल पहले से ही टूटा हुआ है, या वो कोई इंची टेप लिया है तुमने, उसमें मार्किंग पहले से वो इंची टेप ज़ीरो रीडिंग से ना स्टार्ट होके किसी और रीडिंग से स्टार्ट है, तो हमारे पास अब उस स्केल का मेजरमेंट करके करोगे तो तुम्हारे हमेशा मिस्टेक आएगी। या कोई हमने डिज़ाइनिंग में जैसे 1 2 3 4 स्केल में लिखे होते हैं, उसके बीच में 10 डिवीज़न होती हैं, छोटी छोटी 10 डिवीज़न होती हैं। तो मान लो एक पहले में तो 10 डिवीज़न है, लेकिन अगले में 8 है, फिर उसके बाद फिर 10 डिवीज़न है, तो वो 2 का जो डिफरेंस आ गया, तो यानी उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, उसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इम्परफेक्ट, यानी वो डिज़ाइन में, यानी बनाते वक्त ही उस इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गई? दिक्कत आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो डिज़ाइनिंग में दिक्कत आने की वजह से हम जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, या हम कोई जैसे अमीटर है या वोल्ट मीटर है जो तुम प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करोगे, मान लो उसकी जो निडल है, यानी जब तुम्हारी ऑफ है वो जो चीज़ें, वो 0 पे ना होके पहले ही 1 पे स्टॉप हो रही है, तो इसका मतलब वो हमारी क्या होती है? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, यानी उसमें वो डिफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। इसका मतलब क्या कहता है कि यानी तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना आया, यानी मान लो टीचर कोई एक्सपेरिमेंट समझा रही है, तुमने सारा एक्सपेरिमेंट समझ लिया है, लेकिन तुम क्या करते हो कि अरे बहुत टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कर देते। तो कई एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे केमिस्ट्री के, तो मैम कहती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे मोलैरिटी वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो एक एक बूंद गिरना चाहिए, फिर हमें हैंड शेक करते रहना चाहिए उस फनल को या टेस्ट ट्यूब को। तो लेकिन हम जल्दबाजी की वजह से बहुत जल्दी पिंक कलर ले आते हैं, तो वो भी हमारा इम्परफेक्शन। या तुम्हें कोई सीखी ही नहीं है, किसी और से टीचर जब बता रही है तो ध्यान तुम्हारा कहीं और है, तो उसकी वजह से जो तुम्हें अच्छी तरह से करना नहीं आया, फिर किसी और से बोले कि कैसे कैसे करना है, उसने काम चलाऊ तुम्हें बता दिया है, तो प्रॉपर नहीं आया प्रोसीजर, तुम्हें करना नहीं आया कि पहले ये करना था, मैम बताती हैं, फिर उसके बाद ये, फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम्हें कर नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? इम्परफेक्शन, यानी तुम्हें परफेक्ट नहीं हो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर आ जाएगा।
तो ये हमारा एरर फिर से एरर आ जाएगा, यानी गलती हो जाएगी हमारे आंसर आने में। तो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। मान लो हमें एक बॉडी का, किसी भी बंदे का हमें एक टेम्परेचर यानी तापमान निकालना है, और थर्मामीटर जो है अंडर द आर्मपिट ऑलवेज गिव्स अ टेम्परेचर लोअर दैन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों का आर्म्स के नीचे रखते हैं तो वो हमेशा रीडिंग थोड़ी कम शो करेगा, जैसे रखना कहाँ चाहिए, टंग के नीचे रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वहाँ कर देते हैं तो वो थोड़ा स्लाइटली कम वैल्यू शो करेगा। तो ये टेक्निक्स नहीं पता, तो उसकी वजह से जो हमारा एरर आ गया उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो हमारा हो जाएगा इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा एरर है, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर ये हमारा केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आ सकता है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें वो काम करने का, फिर भी तुम काम करे जा रहे हो, तो उसकी वजह से जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन कितने अच्छे से समझता है। जैसे टीचर तो सबको समझाता है, क्लास में एक 35 स्टूडेंट की क्लास है तो उसको टीचर इक्वली समझाता है, लेकिन फिर भी तुम लोग किसी को कुछ ज़्यादा समझ आता है, किसी को कम समझ आता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पर्सनल एरर यानी केयरलेस एटीट्यूड भी कह सकते हैं हम इसको। तो उसको पर्सनल एरर की वजह से जो एक्सपेरिमेंट के अंदर वैल्यू के अंदर चेंज आ गया, डिफरेंस आ गया, उसको हम कहेंगे पर्सनल एरर। उसके बाद हम बात करते हैं एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज़। अभी एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल कॉजेज़ हम बात कर रहे थे किसकी, एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज़। तो एक्सटर्नल कॉजेज़, मान लो हमारा कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें हमें तापमान की स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, और बाय चांस मान लो अभी धूप है और फिर बाद में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया, बारिश आ गई या कुछ और हो गया, तो टेम्परेचर तापमान में कमी हो गई, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो वो जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा एरर आ गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि तापमान की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, दाब, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, विंड वेलोसिटी की वजह से हो सकता है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में अफेक्ट द मेजरमेंट। तो जो हमारी वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एरर आ जाता है वो लीस्ट काउंट एरर है। तो लीस्ट काउंट एरर हमारा क्या हो जाएगा, जो लीस्ट काउंट एरर है वो हमारा क्या है, जैसे हम कोई ये है लीस्ट काउंट एरर, तो हमने क्या कहा, जो लीस्ट काउंट एरर है तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी मान लो एक तुम्हारे पास घड़ी है और वो घड़ी कितना बताती है, एक सेकंड का फ़र्क बता रही है। हर डिजिटल वॉच है तुम्हारे पास, तो वो 1 सेकंड यानी कम से कम कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग दे सकता है, तो उसको हम उसका लीस्ट काउंट कह देते हैं। जैसे हम वापस एक स्केल पे ही आ जाता है, तो वो जो स्केल होता है, जैसे हमने कोई भी 2 डिजिट ले ली, 1 और 2 के बीच में कितनी डिवीज़न, छोटी छोटी कितनी डिवीज़न होती हैं, 10 डिवीज़न होती हैं, 10 निशान बने होते हैं। और काउंट कितनों को करते हैं वो, 0 से 1 10 डिवीज़न, 1 से 2 फिर 10 डिवीज़न, यानी 1 से 2 जाने में हमें 1 सेंटीमीटर हमने कवर किया। तो इसका मतलब ये है कि 10 डिवीज़न काउंट फॉर 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीज़न काउंट फॉर 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। इसीलिए हम जैसे 3.1 ड्रॉ करना है तो आराम से हम 3.1 ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा वो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर, या जिसका दूसरा नाम है बाय चांस एरर। बाय चांस यानी बाय फॉल्ट आ गया। जैसे कई बार तुम कहते हो ना कि मान लो तुम्हारे कोई मैथ्स का पेपर है और उसमें रीडिंग 323 लिखना था और तुम उसको बाय चांस 328 लिख गए और सारी कैलकुलेशन कर गए, तो सारा आंसर गलत हो जाएगा और तुम कहोगे ओहो मैंने तो गलती से लिख दिया, बाय चांस हो गया, यानी कुछ का कुछ लिखा गया। या कई बार तुम क्या करते हो, स्किप हो गया ये क्वेश्चन में से, अरे मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़े, मैंने तो देखा ही नहीं, तो वो बाय चांस हो जाता है। तो बाय चांस जो एरर है ये बाय चांस एरर हो जाएगा, यानी बाय मिस्टेक, बाय गलती से हो गया भाई, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रैंडम एरर, यानी अपने आप ही आ जा सकता है। तो द रैंडम एरर विच अराइजेज ड्यू टू द इरेगुलरिटी, यानी ध्यान कहीं और था, काम कई बार टीवी देखते देखते काम करते तो कुछ का कुछ लिखा जाता है, तो वो हमारा बाय चांस एरर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस एरर। तो ये एरर जो आते हैं ये टोटली केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आता है, ऑब्जर्व, यानी
तुम्हारा ध्यान कहीं और है, कर कुछ और रहे हो, तो इसको अलग से भी ना कह के हम उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल एरर में भी डाल सकते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ एरर्स के टाइप्स ही स्टार्ट करें। वो तो हमने सिर्फ स्टडी किया था कि कितने टाइप के एरर होते हैं। अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है या हमें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, या फिर दूसरा नाम उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, या फिर फ्रैक्शनल एरर हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टडी कर लेते हैं व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन द measurement of a physical quantity is the magnitude of difference between the true value and the individual value of the quantity। यानी जो भी हमने डिफरेंस लिया है, जो भी हमने माइनस करके निकाला है, क्या करेंगे, पहली बात तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए, डेल्टा, यानी त्रिभुज के आकार का हम निशान लगा देंगे। और ये करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता हमें, जो ट्रू आंसर है यानी जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए और जो तुम्हारा आया है उनको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मान लो हमारे पास, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते थे तुम, तो हमने कहा कि मान लो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, A1 पहली टर्म, A2 A3 A4 A5 A6 ऐसी AN टर्म्स हैं। तो हम ट्रू आंसर कैसे निकालेंगे, ये पहले फॉर्मूले सीखने हैं तभी न्यूमेरिकल होंगे इसके। तो हमें क्या करना है, तो मीन वैल्यू कैसे करते थे, यानी मध्य कैसे निकालते थे, सारों को ऐड कर देते थे, डिवाइड बाय कितने नंबर हैं उनका, उनसे डिवाइड कर देते थे। तो मीन वैल्यू को हमने किससे शो करना है, मीन वैल्यू को हमें शो करना है AM से। ठीक है, तो AM हमारा क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4 A5 + AN डिवाइड बाय N। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इकट्ठा करना, अगर लिखना है तो ठीक है, तो हम AM यानी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इसको हम सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो कैसे लिखेंगे इसको, सिग्मा I की वैल्यू हमारी 1 से लेकर N तक हो जाएगी और साथ में लगा देंगे AI। ठीक है, समझ आया। तो हमने क्या कर दिया, इसको AI कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, और डिवाइड में क्या था, N था, तो 1/N हमने बाहर लिख दिया। तो ये सिंबल है, अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमें ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है कि AM = A1 + A2 + A3 अप टू AN हम यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय N करेंगे। अब दूसरा न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, एब्सोल्यूट हम लिखेंगे, अगर फर्स्ट टर्म में एब्सोल्यूट एरर यानी जो पहली वैल्यू थी हमारी A1 थी, एब्सोल्यूट एरर इन A1 क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1 से। उसका फॉर्मूला क्या है, A1 में एरर देखना है तो ट्रू वैल्यू यानी हमने मीन वैल्यू जो निकाली थी AM माइनस कर दिया वो खुद A1 वैल्यू। ऐसे A2 का निकालना तो डेल्टा A2 लिखेंगे, AM - A2। AN ऐसे A3 का लिखेंगे तो डेल्टा A3 = AM - A3। AN का लिखना हो तो एब्सोल्यूट एरर इन AN, एब्सोल्यूट एरर इन AN का मतलब होता है त्रिभुज यानी त्रिभुज का आकार, और AN लिख देंगे। A3 में लिखना हो तो डेल्टा यानी त्रिभुज का आकार और A3 लिख देंगे। ये एब्सोल्यूट का निशान है, डेल्टा त्रिभुज। तो हमने कहा डेल्टा AN का हो जाएगा, AN माइनस जो AM - AN हो जाएगा। तो हमने हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कौन कौन से आ गए, डेल्टा A1 आ गया, डेल्टा A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, अप टू डेल्टा AN आ गया। अब इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना हो तो एब्सोल्यूट एरर्स वालों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा A मीन, हमने लिखा हुआ है ये डेल्टा A मीन, या फिर इसको हम दिखाएंगे डेल्टा AM = मोड लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तुम्हें पता है मोड ऑफ -7, मोड का मतलब क्या होता है, हम ये निशान लगाते हैं, मोड का मतलब क्या होता है ये, और हमने क्या लिख दिया, मान लो A1, तो पहली टर्म का हमने A1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा मोड AN हो जाएगा और डिवाइड बाय N हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, समझ आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी अगर क्लब करके हमें लिखना हो सिग्मा की फॉर्म में, तो हम डेल्टा AM यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा से, मीन यानी AM। ठीक है, इनका मीन क्या हो जाएगा, 1/N। हमारे पीछे देखो फॉर्मूला यही आया था लास्ट में, यही लास्ट में हमारा फॉर्मूला आया था, ये आया था ना, ये फॉर्मूला आया था। तो इसको हमने क्या कर देना है,
इकट्ठा कर देना तो 1/n बाहर आ जाएगा, सिग्मा आई वैल्यू 1 to n, डेल्टा ए आई लिख देंगे और आई की वैल्यू हमें करनी है 1 लिखेंगे तो A1, 2 लिखेंगे तो A2 और सिग्मा का मतलब इनको सबको जोड़ते चले जाओ। तो फाइनल रिजल्ट यानी आखिर में आंसर हमें क्या लिखना है, फाइनल रिजल्ट A इज़ इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला जो आया है वो ये आ गया है कि A इज़ इक्वल टू AM, यानी जो ट्रू आंसर आया था AM आया था, प्लस माइनस दोनों का साइन निशान लगाएंगे, डेल्टा AM आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम C पार्ट करते हैं। इसका C पार्ट क्या है, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। मतलब एक न्यूमेरिकल उनमें सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि तुम ये चीज़ें निकालो। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर हमारा क्या हो जाएगा, द रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट, उसको हम डेल्टा, अच्छा डेल्टा दिखाने का मतलब एक चाहे तो डेल्टा हमें क्या करना है, त्रिभुज के आकार का भी वो भी डेल्टा हम बोलते हैं और इसको भी स्मॉल डेल्टा बोल देते हैं। तो ये इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा एम। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा एम था। मीन आंसर क्या था, एम था। उनकी रेशियो यानी उनको भाग दे दो आपस में। ठीक है, डेल्टा वाला ऊपर और बिना डेल्टा वाला नीचे, और बाहर लगा देंगे प्लस माइनस। और अगर इसी का परसेंटेज ज़रा निकालना हो तो इसी आंसर को हम क्या कर देंगे, इंटू 100%, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और परसेंटेज। ठीक है, समझ आया। अच्छा, तो इसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो, जो हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाता है सारे एरर्स का ऑफ ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल देखो किस टाइप का न्यूमेरिकल हमारा आएगा। देखो क्वेश्चन गिवन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फाउंड टू बी, कैसे वैल्यू दे रखी है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.35, इस तरह वैल्यू दे रखी है। तो जो पहली वैल्यू है उसको हमने अपनी मर्ज़ी से A1 मान लिया, दूसरी को A2 मान लो, A3 मान लो। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n निशान से दिखाते हैं तो हमने A1 A2 ना लिख के N1 N2 लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या सिंबल दे रहे हैं। तो पहला N1 हो जाएगा, फिर N2 हो जाएगा, फिर N3, फिर N4, फिर N5, N6, N7 और N8, यानी हमारे पास 8 टर्म्स हैं। अब वो क्या रहा है कि कैलकुलेट द मीन वैल्यू, क्या निकालना है, एक तो मीन वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। देखो दिया हुआ है ना, क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। देखो हमें पूछा हुआ है कैलकुलेट द मीन निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज, यानी जो हमने कहा था वो सारी चीज़ें निकालनी है। तो अब तुम्हें सबसे पहले काम होता है कि मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू क्या करेंगे, जो हमने जितनी भी एंट्रीज़, इनको एंट्रीज़ भी बोलते हैं, इनको डाटा भी बोलते हैं, यानी जो N1, N2, N3, N4 और जितनी वैल्यूज़ हमने माना था उनका सबका जोड़ दो जितने भी हैं, और डिवाइड बाय जितना नंबर है, यानी 8 थी वो 8 से डिवाइड भाग कर दिया। तो हमारा ये क्या आ गया, N मीन। वहाँ हमने A मीन लिखा था क्योंकि A निशान से दिखाया था, यहाँ N निशान से दिखाया तो हम N मीन लिख लेंगे। तो सबको हमने क्या कर दिया, देखो जोड़ रखा है 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1, जितनी थी उनको जोड़ दिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 8 कर दिया। मान लो जोड़ने के बाद और 8 से भाग देने के बाद हमारा आंसर आया है 1.3275। अब हमें क्या करना है, हमें इसको छोटा करके लिखना है, थोड़ा सा छोटा। कितना, किस में हम आंसर छोड़ेंगे, जितनी हमारी वैल्यूज़ गिवन होंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखो अब हर एंट्री जो थी N1, N2, N3 कोई भी देख लो, उसमें 3 डिजिट थी, तो हम 3 डिजिट में ही आंसर छोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमें आंसर कहाँ तक छोड़ना है, हमें आंसर छोड़ना है कितने डिजिट तक, 3 तक, यानी 1.32 तक, यहाँ तक छोड़ना है। फिर हमें क्या देखना है, नेक्स्ट लेटर देखेंगे। अगला लेटर क्या है हमारा, 7 है। हमें क्या करना है, जहाँ तक आंसर रखना है वहाँ तक देखो, निशान लगा लिया हमने, देखो एक लाइन लगा रखी है मैंने। उसके बाद अगला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाले में 7 है, तो ये ज़्यादा हो गया 5 से, तो 7 से पहले क्या है 2, तो उसमें एक अपनी मर्ज़ी से जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.33। तो फर्स्ट पार्ट समझ आया कि हमें मीन वैल्यू निकालनी थी, तो N मीन हमारा आ गया 1.33। समझ आया सबको, गुड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे तभी तो उनका मीन आएगा, तभी तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा N1 कैसे निकालते हैं हम, मीन वैल्यू माइनस पहली वैल्यू। तो पहली वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर क्या है पहली वैल्यू हमारी, ये देखो पहली वैल्यू हमारी हमारी पहली वैल्यू क्या है 1.29 है,
ठीक है। और मीन वैल्यू क्या है ये हमारी, ये आई है 1.33। तो हमने क्या कर दिया 1.33 माइनस 1.29, तो हमारा आंसर आएगा 0.04। ऐसे ही डेल्टा N2 में लिखेंगे 1.33 माइनस 1.32 हो जाएगी, 0 आ गया। फिर डेल्टा N3 लिखेंगे 1.33 माइनस 1.34। देखो इसमें क्या है, छोटे में से बड़ा माइनस किया है इसलिए माइनस आया है, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे, हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगाया था वहाँ हमने मोड इसलिए लगाया था, तो चाहे आंसर माइनस आए चाहे आंसर प्लस आए, हम क्या करेंगे इनको प्लस में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब डेल्टा N4 निकाल लिया, ऐसे N8 तक हमें वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं बेटा। तो डेल्टा N मीन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डेल्टा N1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा N2 प्लस कहाँ तक करना है, मोड ऑफ डेल्टा N8, और 8 से हमें डिवाइड कर देना। तो इन सबकी वैल्यूज़ लिख दिया पहले, तो चाहे प्लस थी चाहे माइनस थी, मोड लगा दिया। और जब मोड हटाएंगे तो देखो जो ये हमारा माइनस वाला वैल्यू है ना, ये जो माइनस वाली वैल्यू ये है, तो इनको भी क्या कर देना, प्लस में ही कर देना है। और फिर प्लस करके डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02। अब 3 डिजिट आ गई हैं इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना था, क्वेश्चन में गिवन था रिलेटिव एरर भी निकाला। तो रिलेटिव एरर कैसे करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आया है 0.02, और ट्रू आंसर हमारा कितना आया था, कितना आया था ट्रू आंसर, देखो ट्रू आंसर हमारा आया था ये वाला 1.33। तो हमने क्या कर देना, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, आगे प्लस माइनस लगाना है, तो हमारा आंसर आ गया ये बेटा, कितना आ गया 0.015, कितना आ गया 0.05 आ गया हमारे पास, 0.015 आ गया। फिर अब हमें 2 डिजिट तक छोड़ना था, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए ना, एक डेसिमल से पहले और 2 बाद में। तो इसको भी हमने क्या छोड़ा, आगे 1 तक छोड़ना था, तो 1 के बाद क्या है 5 है, तो हम 1 में क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, नेक्स्ट में क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा तो आंसर आ गया प्लस माइनस 0.02। और परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, जो ये वैल्यू आ गई इसको गुना कर देना 100% से। तो 0.015 प्लस माइनस था, इंटू 100% कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, और ठीक है, क्लियर है, समझ आया। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं तुम्हारी बुक में बेटा, वो तुम्हें ट्राई करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।